बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग? और आज हमने मिलके आज और कल डिसीजन मेकिंग के जो मुश्किल सवाल समझे जाते हैं, याद रखें डिसीजन मेकिंग का सवाल मुश्किल होता नहीं है, समझा जाता है। तो उसके अंदर आपने बड़ा ध्यान रखना होता है कि इंग्लिश को पढ़ के जो वो रिक्वायरमेंट हमसे पूछ रहा है उसको कंसीडर करो और सवाल हल करो। पेपर में भी यही अप्रोच रखनी है, जिस हद तक आपसे सवाल होता है ना कर दिया करो। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है इस असाइनमेंट के हिसाब से। और अगर मैं पास पेपर का बताऊं तो ये पास पेपर का अटेम्प्ट का क्वेश्चन है स्प्रिंग 2022, क्वेश्चन नंबर 7। 20 मार्क्स का पेपर नया है। स्प्रिंग 22 20 मार्क्स का। और अगर आप देखें तो क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा। देखिए एक ऑप्शन ये है, फिर ये ऑप्शन है, फिर ये सवाल है, लेकिन सवाल जब हम हल करने लगेंगे ना तो ये छोटा हो जाएगा। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी गिवन होती हैं जिसको सिर्फ इस्तेमाल के लिए दिया होता है और इसका कोई मतलब फर्दर उसको कोई यूज नहीं करते, यानी उसकी कैलकुलेशन कम होती है। वो इंफॉर्मेशन इतनी वो डिस्पर्स करके दे देते हैं कि बंदा परेशान कर दे। तो वो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन का मकसद है आपको परेशान करना। अदरवाइज अगर आप थोड़े कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन करोगे तो ये क्वेश्चन हो जाता होता है। कि क्वेश्चन है कि assume that today date is 1/4/22, यानी हम 22 पे खड़े हैं। Zimbabwe Limited has planned to shut down its factory in Karachi। वो चाहता है कि कराची में वो फैक्ट्री बंद कर दे, और किस डेट को बंद करना चाहता है? आज के 9 महीने बाद। On receiving the news shutdown, all skilled labor in Karachi factory resigned। कहता है भाई साहब जो स्किल्ड लेबर हमारी काम कर रही थी ना, उन्होंने कहा भी बाय बाय, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी देखनी है। कहते हैं दिस हैज रेज्ड कंसर्न अबाउट द फैक्ट्री एबिलिटी टू कंटिन्यू ऑपरेशन। कहता है हमारा ये प्रोग्राम था कि भाई दिसंबर के अंदर फैक्ट्री बंद कर देंगे, वो तो आज ही लेबर छोड़ के चली गई। कहता है फिर हमने जो बजट किया हुआ था ना 9 मंथ का, वो बजट कुछ ये था कि हमने कहा था भाई इन 9 मंथ के अंदर हम इतने यूनिट बेचेंगे, इस कीमत पे बेचेंगे, इतना मटेरियल लगेगा, इतनी लेबर लगेगी, इतने वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड लगेंगे। आपको पता है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हम जो एक्स्ट्रा या एडिशनल होते हैं वो लेते हैं, जो जर्नल होते हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं। फिर वो सेलिंग एक्सपेंस भी दे रहा है। अब वो कह रहा है कि जनाब अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि कंट्रैक्चुअल सेल्स का मतलब है जिनको सेल करनी है 75% ऑफ द टोटल which have to fulfill priority to avoid penalty। price of contractual sale is 20% lower than normal selling price। कहता है एक तो हमने उनको सेल भी लाजमी करनी है और दूसरा उसको 20% कम रेट पे करनी है। कहता है however 5% trade discount has also been budgeted, कि दूसरे कस्टमर को 5% डिस्काउंट देना है, इस 75% वाले को 20% डिस्काउंट देना है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना पेपर में कि डबल डिस्काउंट हो, तो उसका एक मैं आज तरीका बताऊंगा। आने वाली जिंदगी में भी आपने उस तरीके को काबू रखना है, ठीक है, ताकि वो जब भी इस तरह की सिचुएशन आए तो हम आराम से ओरिजिनल सेल प्राइस, डिस्काउंटेड सेल प्राइस फाइंड कर सके। फिर वो कहता है कि आपके पास ना 31 मार्च को इतना एक क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 10,000 का, जिसकी कीमत है 3.4 मिलियन। कहता है डिफेक्टिव यूनिट्स हैं आपके पास 2500 यूनिट्स, और जिसकी कॉस्ट है 3.05, और अगर उसको बेचोगे तो वो 100 पर यूनिट के बिक जाएंगे। ये बेसिकली पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है। अब उसने ये क्लियर नहीं बताया कि ये जो रॉ मटेरियल है वो इसके अंदर ये 2500 यूनिट जो है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं या नहीं। अगर रिकॉर्डेड हैं और कॉस्ट पे रिकॉर्डेड है फिर तो हम उसको एनआरवी पे लेंगे, और अगर वो है ही एनआरवी पे रिकॉर्डेड तो फिर इसको इग्नोर कर देंगे। मतलब जो यूनिट्स होते हैं ना, आपको पता है कहता है डिफेक्टिव यूनिट कॉस्टिंग दिस कैन बी सोल्ड स्क्रैप 100 पर यूनिट कैन बी सोल्ड नॉट सोल्ड। तो हम क्या रखते होते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अगर वो एनआरवी पर है तो फिर ठीक है, अगर वो एनआरवी पर नहीं है तो फिर हम उसको एनआरवी पर लेंगे। ये डिपेंड करता है हम हमारी अजम्पशन के ऊपर।
आई कैप ने इसको इग्नोर किया हुआ है, इसको इररेलेवेंट डिक्लेयर किया, तो हम भी इग्नोर कर देंगे। हम यही अज्यूम करेंगे कि इस 3.4 मिलियन के अंदर ये जो अमाउंट शामिल है वो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे है, जो नॉर्मल IAS2 कहता है। अदरवाइज हम इसकी लो कॉस्ट फाइंड करके उसको लोअर करना चाहिए, मेरे ख्याल में करना चाहिए, बट आई कैप ने नहीं किया। कहता है जो ऊपर बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इंक्लूड 2.5 मिलियन डेप्रिसिएशन, 1.2 मिलियन टेक्निकल फी और 3.6 मिलियन सुपरवाइजर, फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी। और ये सारे का सारा ये जो डाटा है ये 9 मंथ का है, ये बात ख्याल रखनी है, ये 9 मंथ की अजम्पशंस है सारी। कहता है जनाब जो सेलिंग एक्सपेंस है ना वो सेल्स ऑफिसर्स के पैसे हैं जो कि हमने थर्ड पार्टी से अरेंज किया हुआ है, जो कि एक्सपायर हो जाएंगे दिसंबर के बाद। मतलब दिसंबर तक हमने हायर ही दिसंबर तक किए, वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। कहते हैं उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 15 मिलियन, अगर आज बेचते हो तो 15 मिलियन वाली मशीन आपकी 2.8 मिलियन में बिक जाएगी। Keeping in view the resignation of skilled labor, the board of director is considering following 2 options. कहता है जनाब जब वो सारी लेबर छोड़ के जा रही है तो हमारे दिमाग में 2 ऑप्शन है। एक ये कि फैक्ट्री आज ही बंद कर दे, क्लोज द फैक्ट्री नाउ, या दूसरा है कि लेबर मंगवा लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और अगले 9 मंथ चला लेते हैं फिर बंद कर देते हैं। मतलब करना बंद ही है, आज बंद कर दे या 9 मंथ के बाद बंद करें। हम दोनों की देख लेते हैं कॉस्टिंग। अगर हमें बेनिफिट आज बंद करने पे है तो आज बंद कर सकते हैं, और अगर बाद में बंद करना है तो, लेकिन इसमें वो डिसकंटिन्यू वाला फैक्टर नहीं है। वो जो 3 प्रोडक्ट है या 2 प्रोडक्ट है तो हम डिसकंटिन्यू करेंगे तो कितना कंट्रीब्यूशन लॉस आएगा, अगर कंटिन्यू करेंगे तो कितना। हमने सिंपल होना तो यही चाहिए कि हमें जो एक कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लें और उसकी कॉस्ट फाइंड कर, लेकिन वो तो यही होता है ना कि डिसकंटिन्यू करें या ना। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हम आज फैक्ट्री बंद करें या 9 मंथ के बाद फैक्ट्री बंद। तो इसका जो अच्छा तरीका है, जो आज बंद करने के बेनिफिट्स हैं और एक्सपेंसेस हैं उसको नेट कर लो, और जो 9 मंथ के बाद 9 मंथ चलाने के बाद के बेनिफिट्स हैं वो कर लो। दोनों में से जिसका बेनिफिट ज्यादा है वो हम देख लेते हैं। और कोशिश किया करो जब इस तरह से इतना बड़ा सवाल होता है ना, फोकस किया करो कि आपको जो ऑप्शन में गिवन है ना चीजें उनको कंसीडर किया करो। बाकियों की अजम्पशन लो या ना लो वो अलग बात है, लेकिन ये जो पॉइंट गिवन होंगे इनको कंसीडर करेंगे। ऑप्शन 1 में 5 पॉइंट है और ऑप्शन 2 में 4 पॉइंट है, इनको कंसीडर करना। तो आ जाए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। कहता है कि अगर हम आज ही फैक्ट्री बंद कर देते तो रेंटल इनकम 20 मिलियन वुड बी रिसीव्ड इन 9 मंथ। एक तो आपको रेंटल इनकम आ जाए, ठीक होगी बात, 9 मंथ के अंदर। और ये टोटल 9 मंथ के बारे में बताया हुआ, ये टोटल 9 मंथ के बारे में बताया हुआ। फिर वो कहता है कि पेनल्टीज एस्टिमेटेड 3.8 मिलियन वुड हैव टू बी पेड। कहता है जो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ था 75% सेल्स का, कहते उन्हें हमें 3.8 मिलियन पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। सारी सी बात है, हमारी फैक्ट्री तो बंद हो गई है। कहता है क्लोजिंग रॉ मटेरियल कैन बी यूज्ड एंड अदर 9000 केजी ऑफ रीटा। कहता है 9000 केजी रीटा बन जाएगा अगर हम जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं पड़ा हुआ, और 140 पर केजी के हिसाब से उसके ऊपर कॉस्ट आएगी और बचत कितनी हो जाएगी 350 रुपए की। मतलब 140 केजी आपका लगेगा और 350 रुपए पर केजी आपकी बचत हो जाएगी। तो हम नेट बेनिफिट देख लेंगे। फिर वो कहते हैं अल्टरनेटिवली, कहता है दूसरा उसका इस्तेमाल क्या है, या वो कहता है कि 160 केजी का बेच दो। हम देखेंगे हमें जिस पे ज्यादा, वैसे नॉर्मली ये होना चाहिए कि जिस पे ज्यादा बेनिफिट है वो कर लो, लेकिन आई कैप ने इसको वो जिस तरह से किया है मैं वो भी बताऊंगा, और इसकी जो सही ऑप्शन बन रही है वो भी बताऊंगा। आगे चलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्यों क्या होता है कि आप लोग ना आई कैप का सोल्यूशन सजेस्टेड आंसर देख रहे होते हो। अब अगर मैं आपको किसी और तरीके से करवा देता हूँ और जो मैं अक्सर करवा देता हूँ
तो फिर आप सोचते हो कि यार वो आंसर ही समझ लगा, तो फिर हमारी भी ये मजबूरी बन जाती है कि वो आंसर भी समझाएं और उसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी आपके साथ डिस्कस कर ले। तो मैं इस सवाल के साथ ऐसा ही कुछ करूंगा कि इसके कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी बताऊंगा और जो आई कैप का सॉल्यूशन है अल्टीमेटली करवाऊंगा मैं वो। ठीक है, वो कहता है ऑन अर्ली टर्मिनेशन, कहता है वो जो आपके पास दूसरा ये है कि एन अमाउंट इक्वल टू 12 मंथ सैलरी वुड हैव टू बी पेड। कहता है फिर फैक्ट्री सुपरवाइजर को ना 12 महीनों की पूरी सैलरी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि अर्ली टर्मिनेशन जब हम अपने इंप्लॉय की करते हैं ना तो उन्हें कंपनसेशन देनी पड़ती है। फिर वो कहता है कि जनाब ऑन अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी, वो जो सेल ऑफिसर की बात है, कहता है उन्हें 30% पे करना पड़ेगा, रिमेनिंग अमाउंट वुड हैव टू बी पेड। अल्टरनेटिवली कैन बी यूटिलाइज्ड फैक्ट्रीज इन लाहौर फॉर दिस पर्पस स्टाफ रीलोकेशन इज 2 मिलियन। कहता है जो सेल का स्टाफ हायर किया हुआ है ना थर्ड पार्टी से, अब जाहिर सी बात है फैक्ट्री तो बंद कर रहे हैं, कहते हैं उसको 30% उनकी कॉस्ट का पे कर दो या उनको लाहौर शिफ्ट कर दो, क्योंकि आप तो कराची में बैठे हो ना, तो कराची की फैक्ट्री तो बंद कर रहे हो, तो लाहौर में शिफ्ट कर दो, तो वहां पर उसके शिफ्टिंग के जो चार्जेस है ना वो 2 मिलियन है। डन। ये है कि अगर आप फैक्ट्री बंद कर देते हो तो ये ऑप्शन आपने कंसीडर करनी है, और साथ अगर आज ही फैक्ट्री बंद करते हो तो आपकी मशीन से भी 2.8 मिलियन आ जाएगा। तो ये एक चीज एक्स्ट्रा आपने यहां से पिक करनी है। गॉट इट? तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन बताता हूं पहले आगे, क्योंकि मैंने तो सवाल कई दफा पढ़ा हुआ है और आपने भी एक दफा पढ़ लेना है पूरा सवाल। मैं पहले आपको ऑप्शन 1 कराता हूं, क्योंकि अगर पूरा सवाल पढ़ेंगे तो आप भी बोर हो जाओगे। तो पहले हम ऑप्शन 1 कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आए जरा बिस्मिल्लाह करते हैं। ऑप्शन 1 जनाब, पहले ऊपर तो हम लिखेंगे ना जिस वो जिम्बाब्वे लिमिटेड, वो सारी चीजें जो हमारी फॉर्मेलिटी होती है किसी भी क्वेश्चन की, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं जी ऑप्शन 1। क्लोज द फैक्ट्री नाउ, मतलब 1/4/22। तो अगर हम फैक्ट्री क्लोज कर देते हैं, रुपीज इन 1000 कर लेते हैं, तो हमें रेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? रेंट। कितना मिलेगा जनाब? 20 मिलियन। तो यहां पर हम लिखते हैं 20 मिलियन। अब चाहे तो रुपीज इन 1000 कर लो, चाहे रुपीज इन मिलियन कर लो। पेनल्टी कितनी पड़ेगी? पेनल्टी पड़ेगी 3.8 मिलियन, 3800। ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद वो जो मशीन है, सेल ऑफ मशीन से कितने पैसे आ जाएंगे? सेल ऑफ मशीन यहां पर ऊपर बताया हुआ है उसने कि अगर आज बेच देते हो तो 2.8 मिलियन की मशीन बिक जाएगी, तो 2800। नेक्स्ट कहता है जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग मैं आपको कर देता हूं। क्लोजिंग रॉ मटेरियल, वर्किंग नंबर 1। आए जी, वर्किंग नंबर 1 भी करते हैं और साथ में आपको इसकी ऑप्शन भी बताता हूं। वर्किंग नंबर 1 है जी क्लोजिंग स्टॉक के साथ क्या किया। कहता है क्लोजिंग स्टॉक आपके पास टोटल भला कितना पड़ा हुआ है? 10,000 केजी। कितना पड़ा हुआ है? 10,000 केजी। कहता है ये 10,000 केजी रीटा के 9,000 केजी बना सकता है। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास अवेलेबल है वो 10,000 केजी है। कहता है ये रीटा के 9,000 केजी बना लेगा। हो सकता है रीटा में ज्यादा एक्सपेंस लगते हो, ज्यादा मटेरियल लगता हो। कहता है इसके ऊपर इनपुट का 140 रुपीज खर्चा होगा। इनपुट का मतलब 10,000 का। अगर आप देखो ना गौर से, सवाल में लिखा हुआ है जो 140 खर्चा हो रहा है वो इनपुट का हो रहा है, तो इनपुट तो 10,000 केजी है, तो ये हमारा ये खर्चा हो जाएगा 140 या 1400, हम तो इन 1000 में हल कर रहे हैं ना, और ये हमारी बचत हो जाएगी
जो 9,000 बाहर से हम 350 रुपए में खरीदना था ना, अब वो हमें नहीं खरीदना पड़ेगा। तो हमें कितना, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 350, 3150। तो हमें फिर नेट बेनिफिट कितना हुआ, तो 3150 माइनस 1400, 1750। और एक उसने अल्टरनेटिव भी ऑप्शन दी है, कहता है या ऐसा करो 160 पर केजी के हिसाब से बेच दो, 160 पर केजी के हिसाब से एज अ स्क्रैप के तौर पे बेच दो। तो जनाब करना तो ये चाहिए कि अगर हम उसको स्क्रैप के तौर पर बेचते हैं 10,000 केजी को, तो वो बिकता है 160 के हिसाब से, जो कि 1600 बनता है। जो इसकी सही एप्लीकेशन होनी चाहिए, हमें 1750 लेना चाहिए कि हमें वहां ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन आई कैप ने क्या किया है, कहता है अगर आप ये 1750 में इस्तेमाल करोगे, रीटा बनाओगे, तो आपका ये कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा। जो यहां से पैसा आना है ना, वो आपका कंट्रीब्यूशन नहीं, वैसे लॉस हो जाएगा कि वो अब नहीं मिलेगा। उसने इसको माइनस करके नेट बेनिफिट 150 लिखा है। लेकिन मेरी अजम्पशन में ये ठीक नहीं है। मेरी अजम्पशन में ये होना चाहिए कि भाई 1750 या 1600, इसमें जो आपको, क्योंकि फैक्ट्री तो हम बंद कर रहे हैं, या बेच दे या रीटा की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब उसने क्या किया कि आई कैप ने अपने सोल्यूशन के अंदर उसने कहा कि भाई अगर आप 1750 इस्तेमाल करते हो ना, तो आपको कंट्रीब्यूशन या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1600 रुपए पड़ रही। कॉन्सेप्ट तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रांग है कि हम रेलिवेंट कॉस्टिंग के अंदर पढ़ के आए हैं कि रेलिवेंट कॉस्टिंग हमेशा हायर ऑफ द अल्टरनेटिव यूज एंड स्क्रैप वैल्यू। तो यहां पर फिर क्या मौत पड़ गई, लेकिन अब मौत पड़ गई है तो इसको फिर निभाना तो है। तो आई कैप ने इस कॉन्सेप्ट के तहत लिया है कि भाई वो कंट्रीब्यूशन लॉस आपका है, मतलब वो आपका, मतलब 1750 अगर रीटा बनाओगे तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, वो जो बेच के पैसे आने थे वो अब नहीं मिलेंगे। तो आपको नेट बेनिफिट हो गया जी 150। तो जनाब ये 150 हमारा क्लोजिंग स्टॉक से नेट बेनिफिट आ गया। नेक्स्ट, वैसे मेरे हिसाब से 1750 है अभी भी। आगे चलते हैं। वो कहता है कि जनाब जो आपने सुपरवाइजर के साथ, आपने सुपरवाइजर फैक्ट्री के अंदर रखे हुए ना, अब फैक्ट्री कर रहे हो बंद, तो आपको उनको पूरे 12 महीनों के पैसे देने पड़ेंगे। ये लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करना। तो हम पहले कितने पैसे दे रहे थे, 9 महीनों के। ये है फैक्ट्री सुपरवाइजर की सैलरी 3.6 मिलियन। ये 9 महीनों का डाटा है। वो जो बजटिंग है वो 9 मंथ की है। तो 3.6 ये 9 मंथ के हैं। अब हमने उसे पूरे 12 महीनों के देने हैं, तो कितने देंगे, 36 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 12, हम देंगे 4800। लेकिन 3600 तो पहले भी दे रहे थे, चाहे फैक्ट्री बंद होती या फैक्ट्री बंद ना होती। अगर फैक्ट्री चलती रहती तो 9 महीनों का हमने उसे 36 मिलियन दे देते, 3.6 मिलियन। लेकिन फैक्ट्री अगर बंद हो जाएगी तो फिर हमें, क्योंकि आज उन्हें निकालना पड़ेगा, तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि भाई पूरे साल के पैसे देंगे। तो एडिशनल कितने पैसे दिए, 1200। 9 मंथ तो पे करना ही करना था, चाहे अगर वो फैक्ट्री चलती रहती तब तो 9 मंथ के देना था, क्योंकि उसमें काम करना था। अब फैक्ट्री बंद हो रही है तो एग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें पूरे साल के पैसे देने पड़ गए। तो एडिशनल हमें कितने पैसे पड़ गए, 1200। तो सुपरवाइजर को, जो सुपरवाइजर कंपनसेशन 1200, ये भी हमने पे करने। उसके बाद आ जाता है जनाब, अभी हमारी फैक्ट्री बंद नहीं हुई, अभी चल रहा है काम। कहते हैं ऑन अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कहते हैं हमने कॉन्ट्रैक्ट बंद कर है ना फैक्ट्री अभी, तो 30% आपने पे करना है उसको, जो सेल्स ऑफिसर्स है, या उनको शिफ्ट कर दे लाहौर और 2 मिलियन का खर्चा बर्दाश्त कर ले। हम क्या देखेंगे भाई, हमें बेनिफिट किस में है। देखिए हम उनको पैसे कितने पे करते थे पता है, सेल्स ऑफिसर की सैलरी कितनी है, ये देखे सैलरी एक्सपेंस 4200, 82,000।
82,000 को मल्टीप्लाई कर दें 30% से, तो कितनी पेनल्टी पड़ती है आपको? 82,000 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 24,600। या फिर लाहौर शिफ्ट कर दें 2 मिलियन, मतलब 2000, इन 1000 में गा रहे हैं ना, तो बताओ लाहौर शिफ्ट करोगे, 2000 का खर्चा बर्दाश्त करोगे या 24,600 रुपया दोगे? बताओ, जिसमें आपको फायदा है तो आप रीलोकेट कर दें। और ये वर्किंग में ना शो भी किया करो, फिर वर्किंग का रेफरेंस इधर दिया करो जब भी आप इस तरह की वर्किंग करते हो। तो रीलोकेशन कॉस्ट, लो मेरे भाई, फैक्ट्री बंद होने के सारे मामला हो गए, ठीक है। बाकी हमने वो सारी चीजें इग्नोर कर दी, सिर्फ वो चीजें कंसीडर की जो इस ऑप्शन के अंदर थी। अब आ जाए जनाब, हमारे नेट बेनिफिट कितना हुआ फैक्ट्री बंद करने पे? $20,000 जी, माइनस 3800 माइनस 2800, सॉरी 20,000 माइनस 3800 पेनल्टी प्लस 2800 प्लस 150 माइनस 1200 माइनस 2000, 15,950, 15,950। देख लिया हो तो कोई चीज नहीं है इसके अंदर, अगर है भी सही तो फिर खुद कंसीडर कर लेना। फिलहाल ये हमारे पास, गॉट इट। आगे चले, क्योंकि ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ऊपर जो सेल थी वो भी होगी। अब वो कहता है कि ऐसा करते हैं, अब आ जाते हैं यहां। ये था मेन टेक्निकल काम, जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व थी। कहता हम ऐसा करें कि फैक्ट्री बंद ना करें, अभी 9 मंथ के बाद करते हैं। कहता है उसके बाद क्या आता है? कहता है अब ना, क्योंकि हमारी तो लेबर चली गई है, नए बंदे हायर करेंगे तो वो 45,000 यूनिट बना पाएंगे, पूरे 50,000 यूनिट नहीं बनाएंगे। कहते हैं स्किल्ड लेबर वुड बी हायर्ड, अब नई लेबर हायर करेंगे 500 पर आवर के हिसाब से। कहते हैं लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से हमारे वेरिएबल ओवरहेड 5% बढ़ जाएगी। कहते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस इंक्रीज, कहता है अगर आप चाहते हो कि ये 5% ना बढ़े, ZL कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग, तो उनकी 0.45 मिलियन की ट्रेनिंग करवा दें, मतलब उनकी ट्रेनिंग करवाए जिस पे इतना खर्चा हो जाए। फिर कहता है गुड्स आर प्रोड्यूस इन बैचेस 3,000 यूनिट्स, द फर्स्ट बैच रिक्वायर्ड 2750 स्किल्ड लेबर, लर्निंग इफेक्ट इज 90%। ये तो आपको आ गया ना वो लेबर कर्व का, जो लेबर कर्व का इफेक्ट आता है वो तो अब क्लियर है ना। कहते हैं यहां से हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ आवर्स, और उन नंबर ऑफ आवर्स को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी लेबर, क्योंकि पहले वाली लेबर तो गई, वो छोड़ के चले गए। फिर वो कहता है कि जनाब इफ द फैक्ट्री कंटिन्यू टू ऑपरेट, द रीसेल वैल्यू ऑफ द प्लांट 80% ऑफ द करंट रीसेल वैल्यू। कहता है जब दिसंबर में बेचोगे ना तो उसकी रीसेल वैल्यू 80% रह जाएगी। ओके, कहता है बताओ कौन सी ऑप्शन फिजिबल है। तो अब हम करते हैं ऑप्शन 2, यानी ये ऑप्शन 1 का आप अपना देख लें, ये सारी वर्किंग है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, जब कुछ भी करना चाहते हो कर, डन। अब आ जाते हैं आगे। कहता है कि जनाब ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास है कि जनाब आपने कंटिन्यू करें 9 मंथ कंटिन्यू। अब सबसे पहले जो अगर कंटिन्यू करते हैं तो फिर तो हमारी सेल्स हो जाएंगी, लेकिन अब सेल्स जो है वर्किंग नंबर 2, क्योंकि पहले वर्किंग नंबर 1 कर चुके हैं, क्योंकि वो जो वैल्यू गिवन है ना वो 50,000 यूनिट की गिवन है। हमने तो 45,000 बेचने हैं, तो हम ये ना देखें कि 45,000 में कितने आएंगे। एक तरीका तो ये है वर्किंग नंबर 2, क्या 50,000 पे डिवाइड कर दो, सेल प्राइस पर यूनिट आ जाएगी, और फिर 45,000 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो आपके पास ये यूनिट है ना, यूनिट्स और ये सेल्स है, 50,000 यूनिट सोचे हुए हैं पहले, और सेल कितनी है तब
सेल है मेरे भाई 83750, 83750, क्योंकि 1000 में ले रहे हैं तो इसको फिलहाल चाहे 50 को 50 ही रहना, ठीक है, क्योंकि 83750 1000 में। अब इसके अंदर 75% जो सेल है वो तो 20% डिस्काउंट पे है, और बाकी 25% जो सेल है वो 5% डिस्काउंट पे है। इसका मतलब है अगर हम डायरेक्ट इस 50,000 को इस पे डिवाइड करते हैं, वो तो कोई मिक्सअप प्राइस आ जाएगी ना, क्योंकि अगर ये इस पर डिस्काउंट ना होता या सब पर एक जैसा डिस्काउंट होता तो फिर तो ठीक था। लेकिन अब जब कभी, वैसे तो इसको एक्स सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, जब कभी आपने इस तरह से आपको सवाल के अंदर क्वेश्चन के अंदर ऐसा पॉइंट आए कि आपकी टोटल सेल के अंदर कुछ डिफरेंट प्राइसेस हो, टोटल सेल्स के अंदर डिफरेंट प्राइसेस हो, और आप चाहते हैं कि आपकी वो फुल प्राइस पहले आ जाए, टोटल प्राइस डिस्काउंट से पहले वाली, तो उसका तरीका मैं आपको डायरेक्ट बताने लगा। तो जनाब करना क्या है, 83750 को डिवाइड करना है नंबर ऑफ यूनिट्स पे। तो फिर आप कहेंगे सर आप, हम भी तो वही कर रहे थे भाई, तरीका का देखें, 50,000 का 75% मल्टीप्लाइड बाय उस पर 20% डिस्काउंट है तो 0.80, मतलब जितनी सेल्स जितने डिस्काउंट पे हैं प्लस 50,000 का 25% मल्टीप्लाइड बाय 95%। अब इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा ना वो आपकी ओरिजिनल सेल प्राइस आ जाएगी डिस्काउंट से पहले, डिस्काउंट से पहले वाली सेल प्राइस आ जाएगी। दोबारा सुन लें, अगर सेम डिस्काउंट हो सब पे या डिस्काउंट ना हो, फिर तो सेल डिवाइडेड बाय यूनिट्स करोगे तो प्राइस आ जाएगी। बट अगर कभी जिंदगी में डिफरेंट परसेंटेज और डिफरेंट डिस्काउंट हो, तो जिस तरह का डिस्काउंट होता है उस हिसाब पे डिवाइड कर दें। अब जरा अपना अपना कैलकुलेटर निकालें, 83750 को डिवाइड करें जरा, 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.95 ब्रैकेट क्लोज, तो आपके पास 2000 सेलिंग प्राइस। और ये सेलिंग प्राइस क्या है भला, फुल प्राइस, इसमें डिस्काउंट शामिल नहीं है। अब आप चाहते हो कि 75% सेल भला कितनी थी पहले, 50,000 का 75% कितनी आती है वो सेल्स, 50,000 का 0.75 37,500, और 50,000 का 25% कितना आ गया, 12,500। इसकी सेल प्राइस क्या थी भला पता है, 2000 तो फुल प्राइस है, ये 20% डिस्काउंट पे था, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 80%, और 20% डिस्काउंट आया तो 1 माइनस परसेंटेज, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, ये बेच रहे थे आपको 1600 रुपए पे, और इसकी कीमत क्या थी 5% डिस्काउंट पे 19। अब 37,500 को और 12,500 को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें, आपके पास यही सेल आ जाएगी। लेकिन हमने अब टोटल यूनिट्स हमारे 50,000 नहीं बनेंगे, अब बनेंगे 45,000। अब मुझे बताओ 37,500 की तो हमने कमिटमेंट की हुई है, कंट्रैक्चुअल सेल है, वरना पेनल्टी पड़ जाएगी। तो 45,000 में ये तो हमने सेल करनी ही करनी है, और किस रेट पे करनी है, 1600 रुपए के हिसाब से। बाकी फिर ये 12,500 नहीं बचेगी, बाकी बचेगी 7,500, क्योंकि 5,000 हमारे ओवरऑल यूनिट कम हो गए हैं, और वो किस रेट पे सेल हो गए, 1900 पे। लो जी, ये हमारा मेन सबसे बड़ा पॉइंट इसके अंदर यही था, बाकी कोई मसला ही नहीं है। क्या किया हमने, सेल्स, जब भी आपकी सेल के अंदर डिफरेंट सेल प्राइसेस पर यूनिट,
तो सिंपल टोटल सेल्स को उस परसेंटेज के साथ यूनिट को वेट कर ले, इसे वेट कहते हैं, वेटेड एवरेज। तो आपके पास फुल प्राइस आ जाया करेगी, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट ले ले, डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगी। अब आपने भाईजान जो सेल करनी है ना, आए जरा, एक तो आपने 37,500 कॉन्ट्रेक्चुअल सेल करनी है, मतलब ये माफी कोई नहीं है, और ये सेल किस पे करेंगे, 1600 पे। बाकी अब 12,500 नहीं सेल होगी, बाकी सेल रहेगी 45,000 में से 37,500 माइनस किया तो बाकी बच गए 7,500, और वो किस रेट पर सेल होंगे, 1900। तो ये हमारे पास टोटल सेल आ गई। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके ना, और इकट्ठा जाके लिख दें या अलग अलग लिख दें, जब आपकी मर्जी है। 37,500 मल्टीप्लाई बाय 1600 प्लस 7,500 मल्टीप्लाई बाय 1900, 74 रुपीज एंड थाउजेंड में कर रहे हैं, 74250। ओके होगी बात। फिर आ गया मटेरियल। मटेरियल हमारा पहले कितना लगता था, 36,000 का, लेकिन ये तो 50,000 का है, हमने तो अब 45,000 बनाने हैं। तो क्या करेंगे, ये जो 36,000 है ये 50,000 का है, तो आ गया पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 45,000। तो हमारा कितना मटेरियल लगा, 36,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 45,000, 32,400। लेबर, लेबर ये वाली नहीं लगेगी क्योंकि लेबर भाग गई है। लेबर तो हमने कॉन्ट्रैक्ट में मंगवाई है ना, 500 रुपए पर आवर के हिसाब से। तो चले जरा वो इस्तेमाल देखते हैं। कहते हैं नंबर ऑफ बैचेस में बनते हैं, हमने बनाने हैं 45,000 यूनिट। कहता है जनाब एक बैच में बनते हैं, यहां पर आज बल्कि इधर ही देख लेते हैं, 45,000 यूनिट हमने बनाने हैं, और कहता है एक बैच में 3,000 यूनिट बनते हैं। इसका मतलब है टोटल 15 बैच लगेंगे। पहले बैच पे घंटे लगते हैं 2750, और ये सिलसिला रहता है कब तक, फर्स्ट 5 बैच तक। तो आ जाए जरा लर्निंग इफेक्ट वर्किंग नंबर 3, लेबर आर फर्स्ट 5 बैच पे लग गए 2750 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर कितना, लर्निंग इफेक्ट -0.152 -0.15 मल्टीप्लाइड बाय 5 पे 2750 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर -0.152 मल्टीप्लाइड बाय 4। चले जनाब 2750 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर -0.152 मल्टीप्लाइड बाय 5, 10766.12। फिर है जनाब 2750 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर -0.152 मल्टीप्लाइड बाय 4, 8910.04। डिफरेंस कितना आ गया जनाब, 10766.12 माइनस 10766.12 माइनस 8910.0, 1856.08। ये 0.08 को चाहे इग्नोर कर दें। आ जाए जनाब, तो फर्स्ट 5 बैच के नंबर ऑफ आ गया, फर्स्ट 5 10766, और नेक्स्ट 10 के, क्योंकि 15 बैच है ना टोटल, 1856। तो ये आ गया 18560, 10766 प्लस 18560, 29326। ये आ गया नंबर ऑफ आवर्स। और एक घंटे की कीमत हम 500 रुपया दे रहे हैं, एक घंटे की कीमत हम 500 दे रहे हैं। तो आ जाए जनाब, हमारे पास लेबर आ गई 29326 मल्टीप्लाइड बाय 500।
तो ये हमारे पास आ गया 14,663। अच्छा, ये जो मटेरियल की कॉस्ट है ना, मटेरियल कॉस्ट ये इतनी हमें लगनी है, लेकिन हमारे पास अगर हम 9 मंथ आगे चलाते हैं तो हमारे पास 3.4 मिलियन का तो स्टॉक पहले ही पड़ा हुआ है, ये वाला। और ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये इसके ऊपर वो सारी फॉर्मेलिटीज लगी हुई है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरबी वाली। तो जनाब आपको इतना मटेरियल रिक्वायर्ड है, ये वाला मटेरियल रिक्वायर्ड है, और इसमें 3.4 मिलियन तो पहले से ही पड़ा हुआ है, तो फिर क्या इतनी कॉस्ट हमें पड़ेगी? नहीं, हमें फिर कॉस्ट कम पड़ेगी। यहां पर ना इस इतना चाहिए, यहां पर मैं लिख देता हूं 32,400 चाहिए, माइनस 3,400 पहले से पड़ा हुआ है। तो हमें जो मटेरियल खरीदना है ना, वो ये सारा नहीं खरीदना। 3,400 माइनस 3,400 हमें खरीदना है 29,000 का। तो देखो ना, अगर वो तो पिछली ऑप्शन में है ना कि अगर आज ही फैक्ट्री बंद करते हैं, अगर आगे चलाते हैं तो हमें टोटल चाहिए 34,400, लेकिन 3400 का तो हमारे पास ही पड़ा हुआ है, हमने उसी को ही इस्तेमाल कर लेना, हमें तो खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास वो होता ना कि जब पहले हमारा कोई आइडल स्टॉक पड़ा हो तो हम उसी को ले लेते हैं। तो वो 32,400 में से 3400 माइनस कर, ठीक है। इतनी लग जाएगी जनाब लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। वो कितने लगेंगे जनाब? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में वो कुछ कह तो नहीं रहा ना? नहीं, वो एक बात कह रहा है कि जनाब यहां पर देखें जरा कि आपके ना वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 5% बढ़ जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप 0.45 की ट्रेनिंग करवा लेते हैं फिर नहीं बढ़ेंगे। हम अब ये डिसाइड करेंगे कि हमें ट्रेनिंग करवानी चाहिए या 5% अपने एक्सपेंस बढ़ाने चाहिए। तो पहले देखो एक्सपेंस हैं कितने, आ जाए जरा। आपके वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हैं जनाब 11,000। ये 11,000 तो 50,000 के हैं, और हमें तो चाहिए 45,000 के, पर यूनिट आ गए 45,000 के। तो 11,000 9,900, इस 9,900 का 5% हो तो कितना बनता है? इस 9,900 का 5% हो तो कितना बनता है? 495। या तो ये तो आने ही आने हैं आपके, ये 495 भी एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, या आप अपनी नई लेबर को ट्रेन करवा लें, और नई लेबर के ऊपर पैसे लगते हैं 450.45 मिलियन। बताएं, अपनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा ली या 450 रुपया ट्रेनिंग करवा लें? तो हम ट्रेनिंग करवा लेंगे क्योंकि ट्रेनिंग पे कम कॉस्ट पड़ रही है। आ जाए जी। तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड तो हमारे पास आ गया 11,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय एक पर यूनिट आ गया 45,000 के आ गया 9,900, और ट्रेनिंग कॉस्ट 450 मिलियन। ओल्ड मशीन जो सेल करनी है, सेल ऑफ मशीन, वैसे उसने बिकना था, आज अगर बेचती तो 250 रुपए, लेकिन अगर आपने उसको इस्तेमाल करके बेचना है तो कहते हैं उसकी जो सेल वैल्यू वो 80% रह जाएगी। तो फिर वो कितने की बिकेगी? 2800 मल्टीप्लाई बाय 0.8 2240, और ये हमारी इनकम है। नहीं जनाब, और कुछ चीजें अगर हैं तो बता दें। पहले ऑप्शन 2 है ना, ये भी हो गया, ये स्किल लेबर वाला भी काम हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। अब है जी एक और चीज यहां पर, कहता है कि आपने, ये हो गया, ये भी हो गया, चलें जी अब फाइंड कर लें कि जनाब इस पर कितना बेनिफिट हो रहा है। नेट बेनिफिट 74250 माइनस 29,000 माइनस 14,463 माइनस 9,900 माइनस 450 प्लस 2240 22,477।
अगर हम ये फैक्ट्री चलाकर काम करते हैं तो 224777 बेनिफिट आएगा, और अगर बंद करते हैं तो 15,950 की सेविंग। तो क्या करना चाहिए, रेंट पे दे दें या 9 महीने चला लें? तो जाहिर सी बात है, हमारी तो सजेशन यही है, बाकी उनकी अपनी मर्जी। हमारा डिसीजन ये है कि ZL शुड कंटिन्यू their production for 9 months। ओके होगी बात, क्लियर? चले जी, ये सवाल आप हजम करें। अगले लेक्चर में, क्योंकि ये सवाल की लेंथ ज्यादा ना हो जाना, तो अगले लेक्चर में मैं आपको अगला सवाल करवाता हूँ, और ये दोनों आज ही करने हैं, ठीक है? ओके जी।